मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, कल तक मैं पारा 47 तक आपको समझाने का प्रयास किया। बहुत लोगों ने उसे लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, ये 47 पारा तक मैंने जो समझाया, आप लोग भी, मैं निवेदन करूंगा, ये उपलब्ध है। आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा नियमावली का पूरा पाठ 2023, विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023, फिर ये माननीय उच्च न्यायालय का आदेश अंग्रेजी में और माननीय उच्च न्यायालय का आदेश जो मैं अब तक हिंदी में रूपांतरित कर पाया हूँ, वो सारा चीज़ मैं आपको भेज दूंगा। एक बार पूरा का पूरा पारा आप लोग पढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि देखिए, बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, बहुत कुछ लिख रहे हैं। मैं किसी भी बात को काट नहीं रहा हूँ, सब अपने अपने तरीके से बोल रहे हैं। मैं अपनी भाषा और सरल भाषा में जो मेरी समझ है, मैं उसके अनुसार आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं पूरे लाइन को हू बहू नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि पूरे लाइन को हू बहू बोलने से बहुत लोग को निरस्ता परेशानी हो सकती है। परेशानी इस संदर्भ में मैं बोल रहा हूँ कि उन्हें लगेगा कि ये कहानी सुनाया जा रहा है। इसलिए मित्रों, मैं जो अंश मुझे उचित प्रतीत होता है कि यह अंश बोलना चाहिए, मैं वही अंश बोल रहा हूँ। इसलिए मित्रों, आज मैं पारा 48 से शुरू करता हूँ। कृपया उसे सुने और मूल कॉपी आप अपना व्हाट्सएप नंबर भेज दें, मैं आपको भेज दूंगा। मूल कॉपी को भी आप अपने कंप्यूटर में प्रिंट निकाल करके पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम शुरू करते हैं पारा 48 से। हालांकि विद्वान महाधिवक्ता बताते हैं कि एक शिक्षक रुपए की सुरक्षा का भुगतान करने का हकदार है। 30,000 रुपया लेवल 8 पर तय किया जाएगा और अनुलग्नक ए फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल FMT में दिए गए अनुसार अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जाएगी। जहां तक कैरियर में प्रगति का सवाल है, वरिष्ठ शिक्षक नियम 2023 के नियम 7 के अनुसार तय की जाती है, जिसमें प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षकों की प्रत्येक श्रेणी के लिए विषयवार वरिष्ठता सूची तैयार की गई है। नियम 9 के द्वारा पदोन्नति भी निर्दिष्ट की गई है। हालांकि हम स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 में एक कमी नजर आती है, जिसमें नियोजित शिक्षकों की पदोन्नति के लिए एक विशिष्ट अनुपात प्रदान किया गया है। नवनिर्मित कैडरों के लिए कोई अनुपात नहीं है। कौन सी कमी हमें समग्र रूप से नियम को अलग करने के लिए प्रेरित नहीं करेगी, बल्कि हमें केवल राज्य सरकार की एक योजना तैयार करने का निर्देश देने के लिए प्रेरित करेगी, ताकि प्रत्येक कैडर को पदोन्नति के लिए विचार करने का अधिकार हो, जो भी राज्य मापदंड के आधार पर हो। मित्रों, इसमें ये बात कही गई है कि जो सक्षमता परीक्षा पास करेंगे, विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, उन्हें पे मैट्रिक्स फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के अनुसार अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जाएगी। मित्रों, एक बात। दूसरी बात कि स्थानीय निकाय शिक्षक नियम 2020 में जो कमी नजर आ रही है, उस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय कह रही है कि प्रत्येक कैडर को पदोन्नति के लिए विचार करने का अधिकार होना चाहिए और वो आपको देना चाहिए। मित्रों, ये जो बातें हैं, ये नियोजित शिक्षकों पर भी लागू होता है, उन्हें भी पदोन्नति का लाभ मिले। लेकिन विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत जो एक सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं कि फिटमेंट कमिटी का पे मैट्रिक्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसमें साफ शब्दों में लिख दिया गया है। मित्रों, पारा नंबर 49, याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए प्रत्येक तर्क से निपटने के बाद हमारी राय है कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 को बरकरार रखा जाना चाहिए। हम ऐसा इसलिए करते हैं, लेकिन नियम 4 और नियम 12 के प्रावधानों को अलग रखें और विभिन्न संवर्गों में से प्रत्येक के लिए पदोन्नति के रास्ते सुनिश्चित करने के लिए उचित अनुपात बनाने के लिए निर्देश भी जारी करें। हम राज्य सरकार को प्रत्येक संवर्ग की शिकायत निवारण के उद्देश्य से नियम लाने का भी निर्देश देते हैं।
अधिमानतः उन पंक्तियों में जो स्थानीय निकाय शिक्षकों के अंतर्गत आने वाले शिक्षकों पर लागू होता है। नियम 2020 राज्य के भीतर मौजूद स्कूल शिक्षकों के प्रत्येक संवर्ग द्वारा उठाई गई शिकायतों पर विचार करने और निर्णय लेने के लिए इस प्राधिकार को घोषित और गठित किया जा सकता है। मित्रों, नियम 12 में सरकार, नियम 4 में क्या था, ये हम बार बार बोल रहे हैं। नियम 4 में था कि सक्षमता परीक्षा पास नहीं करने वाले, जो 3 बार आपको मौका मिलेगा, 3 बार में पास करना है। अगर तीनों बार में आप फेल कर जाते हैं तो आपकी नौकरी समाप्त कर दी जाएगी, यानी बर्खास्त कर दी जाएगी। दूसरा, नियम 12 के प्रावधान में था कि आपके लिए लोक शिकायत निवारण के लिए जो मौजूदा जो प्राधिकार बनाया गया था उसको समाप्त कर दिया गया था। मित्रों, प्राधिकार और विभागीय जांच में बहुत अंतर होता है। विभागीय जांच में वही अधिकारी विभाग के रहते हैं जो सरकार के आदेश का ही अनुपालन करते हैं। उस सरकार के विरुद्ध जाकर निर्णय दे ही नहीं सकते हैं। वहाँ आपको कभी न्याय मिलने की उम्मीद हो ही नहीं सकती है। मान लीजिए सरकार के ऊपर के अधिकारी किसी को बर्खास्त करते हैं और आप उससे नीचे के अधिकारी जो प्राधिकार, जो विभागीय जांच के जो मुख्य होंगे, वे क्या जांच करेंगे, आप खुद सोचिए। तो माननीय उच्च न्यायालय ने उसको ख़त्म कर दिया, यानी प्राधिकार बने रहेंगे। उसमें जिला जज के कोई वरीय जज उसको संभालेंगे उस कुर्सी को, और वो जो न्याय देंगे वो सही न्याय देंगे। वो कभी किसी का चेहरा देखकर न्याय नहीं देंगे, किसी के दबाव में न्याय नहीं देंगे। उन्हें जो अच्छा लगेगा वो न्याय देंगे। मित्रों, पारा नंबर 50 याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने भी स्पष्ट आश्वासनों के मामले में राज्य सरकार द्वारा दिए गए पलटवार पर जोरदार बहस की। बात सही है, महाधिवक्ता महोदय की काबिलियत सारे लोग जानते हैं। वे बहुत काबिल अधिवक्ता हैं, तभी तो बार बार वे महाधिवक्ता बनाए गए। एक समय वो खुद बिहार के शिक्षा मंत्री भी हुआ करते थे और आज वो बिहार सरकार के महाधिवक्ता भी हैं। तो उनकी काबिलियत को कोई कम नहीं कर सकता है। तो अपनी काबिलियत को परिचय देते हुए उन्होंने जो याचिकाकर्ता के वकील जो सवाल उठा रहे थे उसका वो जोरदार बहस किए और उन्होंने तर्क दिया कि 2006 के बाद पहली श्रेणी में कई नियमित नियुक्तियां नहीं होंगी, यानी भविष्य में सरकारी स्कूल के शिक्षकों और नियमित नियुक्तियां 2006 के नियमों के तहत ही की जाएगी। सरकारी शिक्षकों का मूल कैडर बिना किसी नई नियुक्ति वाला कैडर होगा। इस प्रकार एक लुप्त होने वाला कैडर बन जाएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी एक ओर विकेंद्रीकरण को सक्षम बनाने के संवैधानिक आदेश के अनुरूप, दूसरी ओर शिक्षकों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि करने के लिए ताकि छात्र शिक्षक अनुपात के राष्ट्रीय मापदंड को प्राप्त किया जा सके, पंचायती राज संस्थानों को दी गई प्रमुखता पर भी ध्यान दिया गया। जैसा कि आरटीआई अधिनियम द्वारा निर्धारित किया गया, राज्य द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति में प्रगति हुई। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था से ही शिक्षकों की बहाली ज़्यादा से ज़्यादा की जा सकी और मित्रों, छात्रों के नामांकन में भी पर्याप्त सुधार हुआ और सराहनीय वृद्धि हुई। पिछले दशक में साक्षरता दर शिक्षा को अधिकतम स्तर तक फैलाने का विचार प्रकट हुआ। राज्य ने आरटीआई अधिनियम के तहत दायित्वों को पूरा करने का भी काफ़ी हद तक प्रयास किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष रूप से सरकारी शिक्षकों की घटती हुई संख्या का उल्लेख किया, जबकि पंचायत शिक्षकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई जो नियोजित शिक्षक थे। माननीय उच्च न्यायालय ने, पटना उच्च न्यायालय ने ये बात सही कहा कि जो वेतनमान जो था 9300 वाला स्केल, जो 93 में बहाल हुए, पहले तो 1988 में हुआ जब नागेंद्र झा जी तत्कालीन शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने मिलर स्कूल ग्राउंड में एक मेला लगा करके शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा था। देखिए, उस समय शिक्षक मिलते नहीं थे। उस समय ट्रेनिंग कॉलेजेस भी बिहार में बहुत कम थे और सरकार को ज़्यादा शिक्षक की आवश्यकता थी, तो वो कहाँ वो इस लफड़ा में पढ़ते कि परीक्षा दीजिए, परीक्षा आइए पास कीजिए, क्योंकि शिक्षक की ज़रूरत ज़्यादा थी।
तो वो सीधे वो एक विज्ञापन निकाले और उसमें निर्धारित कर दिया कि मिलर स्कूल ग्राउंड में आप लोग पहुंचिए और आप अपना नियुक्ति पत्र लीजिए। जिला शिक्षा पदाधिकारी होते थे, उसमें जिला शिक्षा सुपरिटेंडेंट हुआ करते थे जिला में, जो प्राथमिक विद्यालय को देखते थे, और डीईओ जिला शिक्षा पदाधिकारी होते थे हाई स्कूल के लिए। तो जो सुपरिटेंडेंट जी के यहाँ जो लोग जा कर के अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते थे, वो सीनियरिटी के आधार पर वो लिस्ट बन जाता था और वो सरकार को सौंप देते थे और उनकी नौकरी खुले मैदान में नियुक्ति पत्र मिल गया मान्यवर। फिर 93 और 98 में बिहार बीपीएससी के द्वारा नियुक्ति पत्र दिया गया, जो परीक्षा में बैठे पास किए उनको दिया गया, वही अंतिम बहाली हुई। बाद में 2003 में एक प्रकरण मैं बता देना चाहता हूं, 2003 में एक विज्ञापन निकला था 34,540 की बहाली का। उस बहाली को सरकार ने कुछ दिन बाद, फॉर्म वगैरह सब भरा गया और कुछ दिन बाद उस बहाली को रद्द कर दिया गया। तो उसकी लड़ाई भी लड़ी गई। बाद में 2012 में उसकी भी नियुक्ति हुई 34,540 शिक्षकों की, और वे परमानेंट पद पर बहाली हुई और 9300 के स्केल पर बहाली हुई। लास्ट बहाली परमानेंट पद की वही है। मित्रों, माननीय उच्च न्यायालय ने विशेष रूप से ये आदेश दिया, पारा नंबर 51, जब तक शिक्षण मानकों को उन्नत नहीं किया जाता तब तक शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि नहीं होगी, और आरटीआई अधिनियम द्वारा इच्छित लक्ष्यों की भावना उद्देश्य को साकार नहीं किया जाएगा, बल्कि संख्या बल बढ़ाने के उद्देश्य से पूरा नहीं होगा या लक्ष्य हासिल नहीं होगा, जिसके परिणाम स्वरूप नीति में वर्तमान परिवर्तन हुआ। वास्तव में 2023 के नियमों की शुरुआत से विशेष शिक्षक नियम और राज्य स्कूल सेवा नियम दोनों में पूरी तरह उलटफेर हो गया। मित्रों, पारा नंबर 52, हमें यह दोहराना होगा कि विशिष्ट शिक्षक नियम 2023 के नियम 3 के पहले प्रावधान में यह प्रावधान है कि नियम 4 के तहत योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर विशिष्ट शिक्षक इसके तहत नियुक्त होंगे। स्कूल शिक्षकों के वेतन और अन्य भत्तों का लाभ उठाने के हकदार होंगे। बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक नियमावली 2023, ये एक नई बहाली आई 2023 में, बिहार अध्यापक शिक्षक नियमावली, इसमें परमानेंट बहाली का प्रावधान किया गया। मित्रों, यह जानकर दुख होगा, कहने के लिए तो परमानेंट बहाली हुई, लेकिन उसका वेतन स्केल देखिए तो क्या 9300 का है? नहीं, वो भी एक 25,000 30,000 रुपये एक मुश्त के बेसिक वेतन पर दिया गया है। जो अगर सरकार परमानेंट बहाली ही करती तो बिहार में जो शिक्षकों के लिए, सहायक शिक्षक के लिए जो वेतनमान निर्धारित है, अगर उस पर करती तो हमें पता चलता है कि चलो ये बहाली अच्छे तरीके से और अच्छे ढंग से अच्छे वेतनमान पर किए जा रहे हैं। लेकिन वहाँ पर भी ये स्केल नहीं है, ये सब एक तरह से चाइनीज वेतनमान, चाइनीज तरीके से बनाया हुआ है, जिस पर उनकी बहाली हो रही है। मित्रों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक गए मुकदमों के पहले दौर में नियोजित शिक्षकों द्वारा जो मांग की गई थी वह इस बिंदु पर साकार हुई। कम से कम सक्षम पाए गए लोगों के मामले में निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने पर राज्य समिति द्वारा सुझाए गए किसी भी परीक्षण या परीक्षा पर जोर दिए बिना नियोजित शिक्षकों के वेतनमान को कम से समिति द्वारा सुझाए गए स्तर पर बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। जो लोग ऐसे स्टेट और परीक्षा में सफल होंगे उन्हें भी बेहतर स्केल दिया जा सकता है। यह केवल एक सुझाव है जिस पर राज्य सरकार विचार कर सकती है। मित्रों, देखिए, ऐसा है कि शिक्षक नियमावली 2023 भी बन गया, 2023 विशिष्ट शिक्षक नियमावली बन गया, और 2020 में शिक्षक नियमावली बना जो निजी शिक्षक को ही बहाल कर रहे थे। तो 2020 की नियमावली आज भी यथावत है, और 2023 में एक नियमावली बन गई जो TR1 और TR2 के माध्यम से चुने गए, और दूसरा नियोजित शिक्षकों को आगे बढ़ाने के लिए विशिष्ट शिक्षक नियमावली लाया गया। उसमें कई तरह के प्रलोभन भी हैं, लेकिन मान्यवर, दुख इस बात का है कि सर्वोच्च न्यायालय में भी समान काम समान वेतन पर जब हम लोग गए तो वहाँ भी कई संगठन गए,
क्योंकि संगठनों में एका नहीं होने के कारण ये प्रॉब्लम हुआ। और पटना उच्च न्यायालय, माननीय पटना उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया समान काम समान वेतन का, वहाँ जा कर के खारिज हो गया। मित्रों, संगठन का मजबूत होना बहुत मायने रखता है। अगर संगठन मजबूत हो, एक हो, जैसे अभी बिहार राज्य शिक्षक एकता मंच बना है, अगर एक बैनर के तरह तले अगर लड़ा जाए इस लड़ाई को, तो निश्चित तौर पर नियोजित शिक्षकों को आगे भी भला होगा और वर्तमान भी भला हो ही रहा है, क्योंकि उन्हीं का ये देन है कि माननीय उच्च न्यायालय में वो मुकदमा किए और वहाँ से पारा 4 का परंतु पारा 12 को उन्होंने स्टक डाउन कराया। निश्चित तौर पर वो बधाई के पात्र हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन सरकार जिस तरह से नियोजित शिक्षकों के साथ व्यवहार कर रही है, अगर अभी भी संगठन चेता नहीं और एक नहीं हुआ तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। इसलिए मित्रों, मैं बार बार शिक्षक संगठनों से अनुरोध करता हूं कि आप एक बैनर तले मजबूती के साथ आइए, आगे बढ़िए। जितने शिक्षक जो सक्षमता दिए हैं, नहीं दिए हैं, वे सब आपके साथ हैं इस लड़ाई में। आप नियोजित शिक्षक, क्या फर्क पड़ता है, नियोजित शिक्षक सक्षमता दे दिए तो विशिष्ट शिक्षक बन गए, बने तो शिक्षक ही ना है, तो उनका भी संगठन है। इसलिए मित्रों, आप एक बैनर तले आइए, लड़िए और आगे बढ़िए, निश्चित तौर पर आपकी जीत होगी। मित्रों, अंत में मुझसे कई सवाल लोग पूछ रहे हैं ले दे करके कि एक ही सवाल है, सक्षमता देना चाहिए नहीं देना चाहिए, जिला मुझे मिल चुका है, पहला ऑप्शन नहीं मिला है। तो मित्रों, मैं सलाह दूंगा कि आप निर्णय लें जो बेहतर हो, मेरी बातों को सुने और माननीय उच्च न्यायालय का आदेश का भी आप अध्ययन करें। अध्ययन करेंगे, निश्चित तौर पर आपका मार्गदर्शन स्वयं हो जाएगा। मित्रों, अंत में मैं राजनंदन प्रसाद आप लोग का आभार प्रकट करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल का जो बटन है उसको भी दबाइए, मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद।